कंगना बहुत ही शार्प थी अपने काम को लेकर। मैंने कंगना से बहुत कुछ सीखा। तो वो मुझे बहुत ही ऐसा लगता था कि यार किसी आदमी में शाहरुख खान 5% भी नहीं है तो उसे जीने का ही हक नहीं है। जो मेरी पहली डेनिम थी वो सलमान खान को देख के खरीदी थी। पर मुझे लगता है कि बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है हॉरर फिल्म्स बनाना, जो हम लोग एक्सप्लोर कर नहीं रहे हैं एज एन ऑडियंस। हाय, आई एम सोहम शाह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन स्पॉटलाइट विद स्मृति। Hello, Namaste, Adab. I'm Smriti Sharma and I welcome you to another captivating episode of Spotlight with Smriti. Today we have with us a very special guest. He has left a significant mark with his versatile acting and compelling storytelling. Presenting to you the incredibly talented Soham Shah. Thank you, Soham. Smriti. Thanks a lot for this lovely introduction. It's Thank a you. pleasure to have you today on the show, Soham. अरे ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। So Soham, tell me, 2024 is done and dusted. How has the year been for you? हम अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे स्पेशल साल रहा है। लाइक इट्स बिगर देन 2018 जब तुम्बाड़ रिलीज़ हुई थी। बिकॉज अभी रिलीज़ हुई तुम्बाड़ और इतना प्यार मिला, फिल्म लोगों तक पहुंची। एक तो वो हुआ, और एक काफ़ी टाइम से मैं बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिखवा रहा था, हम लोग रेडी कर रहे थे। तो जैसे तुम्बाड़ 2 जो है हम तब से लिख रहे हैं जब से तुम्बाड़ आई है, तो 6 साल हो गए हैं, पर अभी वो स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई। तो एक तो फिल्म को इतना प्यार मिला और एक हमारे पास तुम्बाड़ 2 की स्क्रिप्ट रेडी है, कुछ और फिल्म्स की स्क्रिप्ट्स रेडी है, तो मुझे लगता है कि वो बन पाएंगी। तो मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग करने वाला साल रहेगा। Absolutely, and congratulations for so much love that you got for Tumbad. But I want to know कि ये ख्याल कब आया, कैसे आया कि ये री-रिलीज़ करते हैं थिएटर में? आई गेस मुझे तो ख्याल 2018 में ही आ गया था। जिस समय फिल्म रिलीज़ हुई थी मुझे लगा था कि यार लोगों तक फिल्म पहुंची नहीं है, और फिल्म बहुत अच्छी है, फिल्म के लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी, पर लोगों तक हम पहुंचा नहीं पाए थे फिल्म। तो मुझे लगा था कि यार थिएटर में दोबारा लगा सकते हैं क्या। और तब वो टाइम हुआ करता था जब थिएटर्स में बहुत भीड़ हुआ करती थी कि 1 वीक की विंडो है, 2 वीक की विंडो है, इससे ज़्यादा कुछ मिलता ही नहीं था। पर वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसका कुछ सेंस नहीं बनता था कि मार्केटिंग में इतने पैसे जाते हैं कि यू कांट रिकवर। पर मेरे दिमाग में ये रहता था कि यार लोगों तक पहुंची नहीं। हालांकि फिर OTT पे लोगों ने बहुत देखी, बहुत प्यार मिला। पर ये एक बात हमेशा होती थी, मैं जब भी सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करता तो लोग पूछते कि तुम्बाड़ 2 कब आ रही है, या लोग पूछते कि तुम्बाड़ को री रिलीज़ क्यों नहीं कर देते, यू डोंट नो द पोटेंशियल ऑफ द फिल्म। और सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि आई एम नॉट फ्लेक्सिंग, आई हैव सीन दिस फिल्म इन 2018। कोई कह रहा है कि यार मैंने OTT पे देखी, बहुत अच्छी फिल्म है यार, पर मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने थिएटर में क्यों नहीं देखी। तो एक मुझे ऐसा एहसास था कि यार ये फिल्म जो है ना थिएटर में दोबारा लगेगी तो फिर से काम करेगी, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया कि ये फिल्म OTT पे देखने वाली फिल्म नहीं है। लाइक आपके अंकल या पुराने ज़माने में आप पूछोगे ना तो शोले की ऑडियो कैसेट आती थी कि आप सिर्फ सुन सकते हो। फॉर मी तुम्बाड़ अगर आप OTT पे देख रहे हो तो आधा एक्सपीरियंस ही है, और ये बात ऑडियंस को भी समझ में आती है। तो मुझे इसलिए लगता था कि यार ये री रिलीज़ करनी चाहिए। पर मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, और इसका एक वो टाइम परफेक्ट था कि ये इस साल में री रिलीज़ होनी थी, और लोगों का इतना प्यार मिलना था। यस। Okay. But now if you have looked back, did you figure out कि what had gone wrong कि वो उस समय उतना रिसेप्शन नहीं मिल पाया उसे? आई थिंक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पहले अंधाधुन थी, 1 वीक पहले अंधाधुन थी, और वो अपने आप में वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्म थी। तो तुम्बाड़ और अंधाधुन 1 वीक के डिफरेंस पे थी, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, क्योंकि वो भी थ्रिलर एक कैटेगरी सेम थी उस फिल्म की। और हमारे एक वीक के बाद बधाइयों थी, तो वो एक हम सैंडविच बन गए थे 2 हिट फिल्मों के बीच में। एक मुझे लगता है कि मार्केटिंग हमारी फिल्म की ज़्यादा अच्छी हुई नहीं थी, हम लोगों तक फिल्म पहुंचा नहीं पाए थे, कि लोग अवेयर नहीं थे कि ऐसी कोई फिल्म आ रही है। जितने लोगों ने देखी है वो किसी ने रेकमेंड किया, क्रिटिक्स ने बहुत सारा प्यार दिया था, लोगों ने उसके कारण ये फिल्म देखी है। तो मुझे लगता है कि 2 चीज़ें, एक तो बाकी फिल्मों से हमें डेंट पड़ा, हमारे साथ जैसे फर्स्ट मैन थी या स्टार इज़ बॉर्न थी हमारे साथ रिलीज़ हुई थी, तो वो फिल्मों के कारण। और सेकंड मुझे लगता है कि हम मार्केटिंग में ठीक से फिल्म लोगों तक पहुंचा नहीं पाए थे, कि चाहे वो ट्रेलर हो, चाहे वो पोस्टर हो। तो जैसे कि एक आइडिया था कि हंसकर रिवील कर देना चाहिए,
पर वो हमने नहीं किया। अगर मुझे लगता है कि वो हस्तर हम रिवील करते पहले वाले ट्रेलर में, उस समय तक तो लोगों ने वैसे भी क्रीचर वगैरह कुछ ज़्यादा देखे नहीं थे, तो लोगों को बहुत इम्पैक्ट होता, लोग आते थिएटर में। तो ऐसा मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें रॉन्ग हुई उस समय, पर इसीलिए लोगों तक फिल्म पहुंची नहीं। Right. And now I'm sure that this gives you a lot of confidence for Tumbad 2. जी, इसमें अब क्या अलग होने वाला है? Would the scale be grander? Would we see more people joining the cast and maybe some more popular faces also apart from you? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि तुम्बाड़ वो फिल्म नहीं है कि जिसमें आप ऐसा कुछ स्टार कास्ट ला कर उसको माउंट करो, और कभी भी आइडिया ये नहीं था कि कैश इन कर लें, कि अगर ऐसा होता तो बहुत पहले मैं तुम्बाड़ 2 बना चुका होता। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही जस्टिफाई करना चाहिए, बट डेफिनेटली एज ए फिल्म मेकर यू वांट टू इन्हेंस योर स्केल, कि बड़े शॉट हों, बड़े बड़े सेट पीसेस हों, कि आप फिल्म और इंगेजिंग कैसे बना पाओ। और उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये सब कुछ बड़ा होने वाला है, पर मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हम एक ऐसी कहानी बना रहे हैं जो हमें तो बहुत पसंद है, कि हम इसलिए नहीं बना रहे कि बनाने के लिए बना रहे हैं, कि यार अभी ये तुम्बाड़ चल गई, तुम्बाड़ का इतना नाम है तो फट से तुम्बाड़ 2 बना देते हैं। तो वी हैव टेकन 6 years ओनली फॉर राइटिंग। अब कहीं जाके एक आइडिया लॉक हुआ है, अभी भी शूट होगा तो 1 साल और लगेगा। तो मुझे इस बात की खुशी कि जो कहानी हमें बनानी थी, जिस कहानी के साथ हम अग्रीमेंट में हैं, वो कहानी बना रहे हैं, पर स्केल बड़ा होगा डेफिनेटली। ओके। आजकल हॉरर के नाम पे व्हाट वी सी इज हॉरर कॉमेडीज, जी। लेकिन वो जो एक दिल दहला देने वाली, स्लीपलेस नाइट्स देने वाली जो हॉरर मूवीज हैं वो अब नहीं बनती है। व्हाइल वी हैव ऑल ग्रोन अप वाचिंग रामसे सिनेमा, वीराना, यस, पुराना हवेली, पुरानी पुराना बंद मंदिर। दरवाजा। जी, जी, जी। या सो व्हाट डू यू थिंक, जबकि ये इतना पॉपुलर जॉनर है, लेकिन वो डरावनी वाली स्टोरीज जो हैं हॉरर जी। मूवीज वो नहीं बन रही हैं? यू आर राइट, और मुझे लगता है कि वो बहुत नज़दीक है समय कि ये फिल्में बननी चाहिए। क्योंकि आई थिंक एज अ बिजनेस इट मेक सेंस कि ये आपके पास सही कि अभी तक बन रही है हॉरर कॉमेडी बन रही है, जो भी फिल्में बन रही है हॉरर कॉमेडी बन रही है, जितनी फिल्मों ने यहाँ पर बिजनेस किया। पर मुझे लगता है कि बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है हॉरर फिल्म्स बनाना, जो हम लोग एक्सप्लोर कर नहीं रहे हैं एज एन ऑडियंस। क्योंकि एज ए राइटर यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, और लोगों को भी प्रिडिक्टेबल चीज़ें नहीं देखनी है। मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़का लड़की की कहानी है, तो लोगों को पता है यार प्यार हो जाएगा, लास्ट में मिल जाएंगे। लोगों को देखना है कि अलग क्या हो सकता है। इन हॉरर यू कैन प्ले कि एक राक्षस था, पाताल से आया था, ऊपर से आया था, कुछ भी यू कैन डू दैट। बाय द वे, वीराना, पुराना हवेली, पुराना मंदिर, इनके राइट्स ले लिए मैंने। आई विल मेक दीज 3 हॉरर फिल्म्स। अरे वाह, amazing. Yeah. I'm sure this is something that will excite our audience a lot. Yeah, definitely. Amazing. और आजकल ये जो हॉरर कॉमेडीज हैं, उनमें से कौन सी थी that you really loved? I really loved स्त्री पार्ट 1. Okay. ये मुझे बहुत मज़ेदार लगी थी, मज़ा आया था मुझे। और ये तीनों फिल्में, अंधाधुन, तुम्बाड़, स्त्री, ये सब 2018 में आई थी और 1-1.5 महीने के आसपास आई थी, तो बहुत इंटरेस्टिंग थी वो फिल्म। Okay. So जो एक ट्रेंड चल रहा है आजकल इंडस्ट्री में, that there are these various universes. We have a cop universe, a spy universe, and horror comedy universe also. So क्या हम वो horror universe expect कर सकते हैं from सोहम शाह? आई डोंट नो, तुम्बाड़ का यूनिवर्स पक्का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुझसे, क्योंकि और ये बहुत पुराना आइडिया है, ये अभी का आइडिया भी नहीं है। क्योंकि तुम्बाड़ में हमने 7 साल लगाए बनाने में, बहुत शिद्दत से फिल्म बनाई, और उसके पीछे प्यार, पैशन तो होता ही था। आई गेस एक विजन भी हुआ करता था कि यार ये बहुत ही मीठी यूनिवर्स है, कि तुम्बाड़ इट्स ए यूनिवर्स, कि आप इसका प्रीक्वल, सीक्वल बना सकते हो, आप इसका रीबूट बना सकते हो, आप इसके स्पिन ऑफ्स बना सकते हो, कि जैसे राघव की क्या स्टोरी है, या विनायक बच्चा था और वहाँ से बड़ा हुआ, उसके बीच में क्या कर रहा था। बहुत सारी और अलग तरह की स्टोरीज, वेब सीरीज बना सकते हो। तो मुझे लगता है कि तुम्बाड़ का यूनिवर्स एक पूरा कंप्लीट बनाने की चाह तो है। बाकी इसमें और क्या इसमें आ सकता है, ये तो फ्यूचर बताएगा, आई गेस। Nice. So now I'd like to take you back a little. You have proved your acting skills and you are a producer also of some amazing content. लेकिन you were an outsider once upon a time. So what were your challenges and your struggles like back then? मैं अभी भी आउटसाइडर ही हूँ, मतलब कुछ बदला नहीं है खास।
और चैलेंजेस तो बहुत होते हैं। मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ अगर 40-50 किलोमीटर दूर भी शूटिंग हो रही हो तो हम लोग एक झलक देखने के लिए चले जाते थे। तो वहाँ से आना और देयर इज़ अ डिबेट की आउटसाइडर, बट आई थिंक ये थोड़ी सी लंबी डिबेट है। इट्स नॉट ओनली, इतनी डिबेट नहीं है कि आप इंडस्ट्री से हो या नहीं हो, इसमें और बहुत सारी लेयर्स हैं। आप इंडस्ट्री से हो, डेफिनेटली आपको बहुत आसान है आपके लिए, आपको 100 चीज़ें बहुत अच्छे से पता होंगी। आपके अंकल आंट बहुत सारे लोग होंगे जो आपको कोई कुछ सिखा देगा, कोई कुछ सिखा देगा। आप इस इंडस्ट्री से नहीं हो पर आप बॉम्बे से हो तो भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका स्ट्रगल है और कम स्ट्रगल है कि आप कुछ छोड़कर नहीं आ रहे हो। आपके माँ बाप यहीं हैं, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, इमोशनली आप उतने ही आपका सपोर्ट सिस्टम जगह पर है। आप जयपुर से आते हो, आप इंदौर से आते हो, आप छोड़ के आ रहे हो कुछ, काफ़ी कुछ स्टेक्स पे है कि रहूँगा कैसे, हर चीज़ आपको फिगर आउट करना है। आप बॉम्बे में रह रहे हो तो आप अपने माँ बाप के घर में रहकर भी स्ट्रगल कर सकते हो, तो कुछ खास बदलता नहीं है। पर जयपुर से आप आ रहे हो तो आप यहाँ एक जगह ढूंढ रहे हो, लोग ढूंढ रहे हो, किसके मतलब दोस्त बना रहे हो, काम सीख रहे हो, बहुत सब चीज़ें पैरेलल करनी पड़ती हैं। फिर आप जयपुर से भी नहीं आ रहे हो और पीछे से आ रहे हो, आप गंगानगर से आ रहे हो, तो आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही नहीं आते हो आप, तो बिकॉज ऑफ लैंग्वेज यू गेट एक्सेस टू अ कल्चर। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे नहीं पता था कि मार्लन ब्रैंडो कौन है, मुझे नहीं पता था एल पैचिनो कौन है। मैंने 4 फिल्में देखी थी, वो भी हिंदी में डब, टाइटैनिक, जुरासिक पार्क, स्पीड और ट्रू लाइस। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको वो कल्चर समझना कि लोग गाने कैसे सुन रहे हैं, लोग फिल्में कैसी देख रहे हैं, लोग बातें क्या कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी अलग ही जगह पे आ गया हूँ, बहुत ही एलियन फील होता है आपको। और बॉम्बे बिल्कुल अलग लैंडस्केप है इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। दिल्ली आपको जाकर इतना अलग नहीं लगेगा। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत लंबी जर्नी रही है कि हम जैसे लोग शुरू 8वें लैप से करते हैं तो हमको बहुत बड़ी जर्नी करनी होती है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि हेयर क्या होता है, मेकअप क्या होता है, इंटरव्यू में कैसे बात करते हैं। तो बहुत और साथ में आपको सीखना है, साथ में आपको प्रूव करना है। और मौके इतने कम होते हैं ना कि आपने एक अच्छा काम किया, एक काम पहुंचा, फिर भी उसके बाद दूसरा काम मिलना इट्स टफ। फिर बहुत ही कंपटीशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक इट्स अ लॉन्ग जर्नी और मेरी जर्नी भी बहुत टफ रही है। एक पूरा डेकेड ऐसा निकला जब मैं लगातार ये सोचता रहता था कि मैं छोड़ दूँ क्या, मैं वापस चला जाऊँगा। पर मुझे लगता था कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ तुम्बाड़, जो मुझे कंप्लीट करनी है। वो फिल्म है कुछ अलग, तो मुझे कंप्लीट करनी है हर हालत में। और वो जो एक डेकेड था शुरुआती, वो बहुत टफ रहा मेरा इस इंडस्ट्री में। आपने बात की कि मौके बहुत कम होते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन। कभी ऐसा हुआ आपके साथ दैट यू वर इन टॉक्स फॉर अ कैरेक्टर, फॉर अ रोल, एंड काफ़ी आगे तक डिस्कशन बढ़ गया, लेकिन उसके बाद एट द एंड मोमेंट देयर वाज समबडी एल्स हु टुक दैट पार्ट अवे फ्रॉम यू? तो मैं एक रोल था जिसके पीछे हाथ धो के पड़ गया था। तो उस फिल्म का नाम था उड़ता पंजाब। तो अभिषेक चौबे डायरेक्टर थे, हनी त्रेहान कास्टिंग कर रहे थे, और हनी मेरा दोस्त था, हनी को मैं जानता था, हनी के साथ मैंने तलवार में काम किया था। तो मैंने हनी को कहा कि यार मुझे ना ऑडिशन करना है, मुझे रोल मिले नहीं मिले। और ऑलमोस्ट था कि दिलजीत से बात कर रहे हैं ये, और दिलजीत पंजाबी फिल्मों में काम भी कर रहे थे, पॉपुलर फेस भी था। पर मैंने ना बहुत फाइट मारी, मैंने पूरा पग बांध के पुलिस की वर्दी पहनकर ऑडिशन किया। उनको ऑडिशन पसंद भी आया, और उन्होंने कहा कि यार दिलजीत के साथ हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है और हम लोगों को वो ज़्यादा पार्ट में फिट होते लग रहे हैं। तो वो वाली बात बनी नहीं थी, पर मैंने बहुत फाइट मारी थी, और उन लोगों ने भी बहुत प्यार से मुझे करने का मौका दिया था कि मैंने ऑडिशन दिया, हनी ने खुद ने ऑडिशन लिया। तो वो मुझे हमेशा याद रहता है कि उस रोल के लिए मैंने बहुत कोशिश की थी। मुझे बहुत पसंद है वो कैरेक्टर, जो उड़ता पंजाब का सबसे फेवरेट मेरा कैरेक्टर जो है वो दिलजीत वाला है। राइट, and I think that character also made him very popular with people outside of Punjab. हाँ, मतलब उड़ता पंजाब तो डेफिनेटली वो कैरेक्टर, बट
वो आदमी रॉक स्टार है, मतलब वो जो चीज़ के हाथ लगाए वो सोना हो जाए, वो दिल से काम करता है, वो ऊपर वाले में विश्वास रखता है। तो मुझे लगता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आदमी ऐसा, वो किसी चीज़ के हाथ लगाए तो वो सोना हो जाए। Well said. Soham, now I would like to know from you about some of your characters and some of your co-stars also. So one of the characters which is actually very popular and my personal favorite is that of Bhima Bharti from Maharani. I am not interested in politics at all, but I was so hooked to the series and the character was so believable कि ऐसा लगता था कि सच में एक politician है जिसकी journey को हम देख रहे हैं. So tell us about that. How were you approached for the role and how did you approach that particular character which had so many shades actually? आई थिंक भीमा भारती जो है, मेरा भी जितने मैंने किरदार किए हैं उनमें से पसंदीदा किरदार है भीमा भारती, वन ऑफ माय फेवरेट। और आई गेस पॉलिटिक्स हमने हिंदुस्तान में यहाँ वहाँ टुकड़ों में कहीं ना कहीं सुनी होती है, समझी होती है। और मुझे वो रोल मिला था क्योंकि सुभाष कपूर सर को मैं जानता था, उनसे भी यही था कि उन्होंने शिप ऑफ थीसिस देखी हुई थी, मेरा काम पसंद था उनको, तो उन्होंने मुझे कास्ट किया। पर मुझे लगता है उसमें बहुत ज़्यादा काम जो राइटर डायरेक्टर का भी होता है कि जो राइटिंग है उस सीरीज़ की बहुत अच्छी है। पर मैंने उसमें बहुत मेहनत की, मैंने बहुत वीडियोस देखे पॉलिटिशियंस के कि कैसे बात करते हैं, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। लाइक अकॉर्डिंग टू मी लोगों के लिए वो ग्रे कैरेक्टर है, कुछ लोगों के लिए वो विलेन भी हो सकता है, पर मेरे लिए ना वो हीरो है, उसका इंटरप्रिटेशन है। और एज एन एक्टर आप, मुझे लगता है कि कोई कैरेक्टर करते हो और उसकी तह तक जाकर आप अपने दिमाग में उसको बैलेंस कर लो तो वो बहुत काम आता है। तो मैंने वो करने की बहुत कोशिश की। तो जैसे उसका एक डायलॉग है कि रानी भारती उसको कहती है कि कुछ तो कहती है, और क्या वो कहता है कि हम स्वर्ग नहीं दे पाए तो क्या हुआ, हम स्वर तो दिए। एंड दिस इज़ द रियलिटी। आप कभी भी आइडियलिज्म कुछ भी बात करो, आप इतना करना चाहो तो होता तो इतना ही है लाइफ में। तो दैट फिलॉसफी ना, जैसे कि शिप ऑफ थीसिस का भी एक डायलॉग है कि वो लास्ट का एंड है मेरी फिल्म का, और मैं जाता हूँ और दादी को कहता हूँ, अपनी नानी को कहता हूँ कि कुछ हो नहीं पाया, और नानी कहती कि बेटा इतना ही होता है, तूने ट्राई तो किया। वो जो डायलॉग है ना भीमा भारती का, हम स्वर्ग नहीं दे पाए तो क्या हुआ, स्वर तो दिए, उसकी जो फिलॉसफी है कि यार एक सर्टन कास्ट वाले लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है, मुझे उनके लिए फ़ाइट करना है। उसके लिए उसने 4 गलत काम भी किए, पर उसके दिमाग में है कि हाँ यार ये इतने लोगों को लाइफ दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो वो बहुत ही मीठी कैरेक्टर, उसकी जो साइकोलॉजी है, उसका सोचने का जो ढंग है बहुत ही प्रैक्टिकल है, और वो उस समय का इंडिया है। तो मुझे भी, जैसे मैं अभी भी बात कर रहा हूँ तो मुझे बहुत मज़े आ रहे हैं बताने में आपको, क्योंकि वो सब काम मैंने किया उसमें। मैंने बहुत सारी पॉलिटिशियंस की स्पीच देखी कि कैसे बात करते हैं, क्या मैनरिज्म होता है, तो ये सब तैयारी रही, पर मज़ेदार रहा। You're also one of the rare actors जिन्होंने 3 very prolific actresses के साथ काम किया, that too in projects where they were not there just for the glam factor. They had very strong characters. To name a few, there was Kangana Ranaut in Simran, Huma Qureshi in Maharani that we just spoke about, and Sonakshi Sinha in Dahad. Yeah. So tell us about that experience of working with these amazing women. आई थिंक सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ है, सबके अलग अलग तरीके हैं काम करने के। हुमा जो है बहुत ही फ्रेंडली है, हुमा तो मतलब उसमें इतनी तो एनर्जी है, इतनी बातें करती है, तो वो जब होती है तो सेट पे माहौल ही कुछ अलग बना देती है। और कंगना का जहाँ तक था, तो कंगना बहुत ही शार्प थी अपने काम को लेकर। मैंने कंगना से बहुत कुछ सीखा कि एक अजीब सी सहजता थी कंगना में, जो बहुत रेयर होती है देखने में, कि वो जो वॉक करती थी तो भी ऐसा लगता था कि बहुत कंफर्टेबल अपनी बॉडी में। मतलब हर आदमी ही कंफर्टेबल होता है, पर कुछ लोग होते हैं कि 2 पैसा ज़्यादा ही हासिल कर लेते हैं। वो क्राफ्ट होता है कि आपने इतना काम किया अपने आप पर, जब आप वॉक करते हो तो आपको लगता है कि हाँ यार कोई स्टार है, इतनी सहजता होती है। तो वो कंगना की खास बात थी। और सोनाक्षी बहुत ही हार्ड वर्किंग है। सोनाक्षी ने बहुत मेहनत की दहाड़ के टाइम पे, कि वो एक्सेंट पकड़ना, लहजा पकड़ना, बाइक चलाना सीखा उसने, बहुत कुछ मेहनत की। तो ये सब कुछ मुझे इन लोगों से सीखने को मिला।
हर आदमी की अपनी यूनिक क्वालिटी है। राइट, सीखने की बात जब करें तो यू हैव ऑल्सो सेड कि आमिर, शाहरुख एंड सलमान, इन तीनों को आप अपना गुरु मानते हैं। तो आई वांट टू नो कि गुरु बनाने के लिए भी कुछ खासियत होती है, तो वो क्या ऐसी चीज़ें थी इनके बारे में जो आपको लगा कि भैया इनको गुरु बनाना चाहिए? बिल्कुल। आई थिंक इंडिया में हम ना बहुत ज़्यादा सिनेमा से सीखते हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें अलग हो गई, हम लोग इंस्टाग्राम से भी बहुत कुछ सीखने लगे। जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो सिनेमा एक मीडियम था। तो शाहरुख खान साहब से आप देखो चार्म, कि शाहरुख खान साहब का जो चार्म है, तो वो मुझे बहुत ही ऐसा लगता था कि यार किसी आदमी में शाहरुख खान 5% भी नहीं है तो उसे जीने का ही हक नहीं है। तो दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ ना, कि और इतने रिस्पेक्टेबल हैं टुवर्ड्स वीमेन कि वो मुझे बहुत ही हमेशा इंडियरिंग लगता था। उनकी फिल्में DDLJ और ये सब। और जो सलमान खान साहब हैं तो उनके साथ तो ये था कि मैंने जो मेरी पहली डेनिम थी वो सलमान खान को देख के खरीदी थी। कि वो मैं हमारे तब हमें ऐसे कपड़े मिला करते थे कि वो स्टिच किए हुए कपड़े, की ग्रीन कलर की शर्ट, ग्रीन कलर की पैंट, ब्लू कलर की शर्ट, ब्लू कलर की पैंट। तो मेरा भाई जयपुर जा रहा था तो मैंने कहा था यार मेरे लिए एक डेनिम लेके आना, तो मैं सलमान खान का फ़ैन हुआ करता था। तो वो सलमान खान के साथ मेरी एक सलमान खान साहब के साथ मेमोरी रही है। और आमिर खान साहब से तो मैंने सीखा कि यार एक जो उनका वो फिलॉसफी है ना कि एक बनाओ पर अच्छे बनाओ, कि टेक योर टाइम, कि 2-2, 3-3 साल लगा देते थे फिल्मों में। तो तुम्बाड़ में मैं सिर्फ इतना टाइम दे पाया बिकॉज ऑफ आमिर खान, और वो वहीं से आती है। वो चीज़ मैंने मेरे बिजनेस में भी अप्लाई की कि मैंने कम काम किया पर बहुत अच्छा किया और मुझे उसके फ्रूट्स मिले। तो मैं जहाँ आज पहुँचा हूँ उसमें मुझे लगता है कि वो आमिर खान साहब की फ़िलॉसफी ने बहुत मुझे सिखाया है कहीं ना कहीं। Have you ever spoken to him about the movie? Has he seen the movie? आमिर खान? हाँ बिल्कुल, उन्होंने बहुत रफ कट देखा था। क्योंकि उन्होंने शिप ऑफ थीसिस किरण ने प्रेजेंट की थी जी। तो उस समय हम आमिर साहब से मिलते रहते थे। उस समय वो धूम बना रहे थे और PK बन रही थी। तो उन्होंने एक बहुत शुरुआती कट देखा था। और उसके बाद मेरी उनसे बात नहीं, एक बार वो मुझे मिले थे तो कुछ तो बात कर रहे थे तुम्बाड़ के बारे में। उन्होंने देखा हुआ है, उनको ही इज़ अवेयर अबाउट तुम्बाड़। We are talking about the three Khans. How can we not talk about the one who has been one of the biggest stars of Indian cinema? Late Irfan Khan ji, you have had the opportunity to work with him in Talwar. Something about that time, that experience of working with him? वो तो भगवान ही थे, मतलब खुदा ही थे वो। एक्टिंग में वैसा एक्टर तो मैंने देखा नहीं इंडिया से। मतलब तो वो और एक ओमपुरी साहब, ये मेरे दो बहुत ही बेहतरीन फेवरेट एक्टर हैं। और वो जो इरफान साहब की बात हुई तो मैंने तो उनके साथ काम किया है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि बहुत सीरियस हैं। मतलब आप इतने मास्टर हो जाते हो कि आपकी इतनी कमांड होती है कि वो आंख बंद करके करते तो भी एक्टिंग कर देते थे। मतलब ये कहने की बात है। तो मतलब उनको कभी भी आप प्रेशर नहीं देखते, एकदम हमेशा ईजी रहते थे। और सो हम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या। ही वॉज वेरी ईजी, ही वॉज वेरी वेलकमिंग। तो मैंने तो उनके साथ पतंग भी उड़ाया हुआ है जयपुर में। वो क्योंकि टोंक से हैं ना, राजस्थान से हैं। तो मैं जयपुर में था, वो वहाँ आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि कहाँ है तू। तो मैंने कहा मैं यहीं। तो आजा पतंग उड़ाते हैं। तो मैंने उनके साथ काफ़ी हैंग आउट किया। पर कभी भी आपको, और मुझे भी उस समय इतना पता नहीं था कि ये क्या, मैं फिगर आउट कर रहा था कि अच्छा, मैं छोटी सी जगह से आया था, फिल्म में देख रहा था, फिगर आउट कर रहा था। मुझे आज जितने उनके बारे में समझ है, काश मैं ये रिग्रेट करता हूँ, मुझे उस समय होती तो मुझे बहुत मज़ा आता, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता। एक आपको पता होता कि हाँ ये महान एक्टर है, पर आप खुद उतना। उसके बाद मैंने पान सिंह तोमर देखी, मतलब या हासिल तो मैंने पहले भी देखी थी, पर अब दोबारा हासिल देखी। तो जो उनका काम है वो लाजवाब है। और वो एकदम बहुत ही वेलकमिंग और एकदम चिल आउट इंसान थे। कभी भी ऐसा इतना सीरियस कुछ नहीं रहते थे, एकदम जाते मस्ती से काम करके आ जाते थे। तो वो तो कुछ अलग ही इंसान थे इरफान साहब। Beautiful. Soham, now looking forward, we have Crazy that is coming up in the next year. Tell us, उसका title और first look reveal was quite intriguing. What can we expect? बस आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इट्स अ क्रेजी राइड। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। इस बार ये नहीं होने वाला कि ये पीरियड है और धोती में है आपका मेन लीड। इस बार सूट वूट में है बंदा, रेंज रोवर चला रहा है, बट इट्स अ क्रेजी राइड। Okay, great. And 2025 is just round the corner. What is your wish for the year as an actor, producer and for the film industry? मतलब सब फिल्में चलें तो बॉक्स ऑफिस पे धमाल हो जाए सब फिल्मों के लिए, और क्रेज़ी को बहुत प्यार मिले, क्योंकि मेरी एक ही रिलीज़ है इस साल में, मुझे लगता है क्रेज़ी।
तो इसको बहुत प्यार मिले, बहुत लोग देखें, लोगों को मज़ा आए, यही विषय है। Okay, great. Thank you so much Thank you, for thank talking to us, Soham. Thank you, It was thank you, lovely. Smriti. Thank you. So this is Smriti Sharma signing off with a promise to be back again with yet another exciting episode of Spotlight with Smriti.